सभी साथियों को नमस्कार। 22 सितंबर के कामगार क्रांति आंदोलन के बाद आपसे फेसबुक लाइव में पहली बार चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को इस आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए और सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि हम लोगों की योजना थी, जो हम पिछले 2-3 महीने के लगातार प्रचार अभियान में जिस मुद्दे को उठाते रहे और जिस तरीके से हमने इस मुद्दे को उठाया, ठीक उसी तरीके से भोपाल के मीडिया ने पहली बार मध्य प्रदेश के लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे को प्रचारित किया और प्रमुखता से अपने अपने प्रचार माध्यमों के जरिए पहुंचाने में सहयोग किया। सारे टीवी चैनल, सारे यूट्यूब चैनल, पूरा प्रिंट मीडिया, सब ने इस कामगार क्रांति आंदोलन के मुद्दे को सही और जायज ठहराते हुए सरकार को जिस तरीके से घेरना चाहिए था, घेरा है। मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लग जाता है कि कई चैनलों ने इसे खबर के रूप में न चलाकर एक सवाल के रूप में चलाया और हमने भी इस आंदोलन को सरकार से एक सवाल करते हुए खड़ा किया था। मेरा सवाल ये था कि इस बढ़ती हुई महंगाई में 2-5 हजार रुपए में काम कराकर आप कौन सी जनसेवा कर रहे हैं, कौन सी सरकार चला रहे हैं। लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में, जिसकी नौकरी में अनिश्चितता है, उसकी नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है और किसी को भी जिंदा रहने लायक वेतन नहीं मिलता है। यह एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर और इस मुद्दे पर हमने जितने लोगों से भी चर्चा हुई, आंदोलन से पहले और आंदोलन के बाद, सभी ने एक बात कही कि शर्मा जी, आप मुद्दा बहुत सही उठा रहे हैं, आपका मुद्दा बिल्कुल सही है, जायज है और सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा, गंभीरता के साथ इस पर विचार करना पड़ेगा और कोई न कोई समाधान निकालना ही पड़ेगा। हमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि आप गलत कर रहे हैं। और यही वो बात है जो ये बताती है कि हमारे संघर्ष की, हमारे आंदोलन की दिशा, योजना, रणनीति और मुद्दे सब कुछ सही और जायज है। और इसीलिए मीडिया में पहली बार अलग तरीके का कवरेज देखने को मिला। चूंकि इस मध्य प्रदेश में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के आंदोलन को विकसित करने में अभी बहुत समय नहीं हुआ है, हम लोगों को बमुश्किल 1.5-2 साल हुए हैं। 1.5 साल पहले से हमने आंदोलनात्मक गतिविधियां शुरू की थी, इस उम्मीद में कि जब तक हम सरकार की इस नौकरियों में लागू अस्थायी आउटसोर्स पॉलिसी से प्रताड़ित लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, तब तक सरकार इसके बारे में कोई ज्यादा विचार नहीं करेगी। लेकिन इस 1-1.5 साल में ही हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एक बड़े मुद्दे को बड़े स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया है और ये हम लोगों की सफलता है। और अलग अलग स्तर पर अब तक जितने तमाम सारे पत्र निकले, आदेश निकले, जितनी चर्चाएं हुई, वो सब ये 1.5 साल के आंदोलन का ही नतीजा है।
जिस तरीके से आउटसोर्स कर्मचारियों का इस आंदोलन को समर्थन मिलना चाहिए उस तरीके का समर्थन नहीं मिलता। लेकिन हर आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यह बात सच है। भौतिक रूप से वह आंदोलनों में हिस्सेदारी नहीं कर पा रहा है तो उसकी भी अपनी कई वजह हैं, कई कारण हैं। नौकरी जाने का डर है, कम तनख्वाह मिलती है, भोपाल आने का खर्चा होता है, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी भौतिक उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाता, लेकिन वह इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि हमने 22 तारीख के आंदोलन के जितने भी मीडिया में के खबरें आई, जितने भी यूट्यूब चैनल, जितने भी चैनलों की जो क्लिपिंग थी जो सोशल मीडिया पर डली थी, उसे बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। अगर सारे सोशल मीडिया की क्लिपिंग को अगर हम काउंट करके देखें तो ये कह सकते हैं कि हमारे आंदोलन को मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है, सुना है, उससे जुड़े हैं। और किसी आंदोलन की यही सफलता होती है। और इतने बड़े तबके ने इस आंदोलन को देखा, सुना, जुड़ा और कहीं से भी कोई इस आंदोलन के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आए। सब ज्यादातर कमेंट्स ये थे कि ये बात बिल्कुल सही हो रही है, सरकार को इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को, चाहे वो चौकीदार हों, भ्रष्ट हों, पंप ऑपरेटर हों, स्कूलों छात्रावासों के अंशकालीन दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी हों, ये 2-2 हजार, 5-5 हजार में इनसे काम कराया जा रहा है, वर्षों से कराया जा रहा है। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो लोगों ने सरकार को कोई शाबाशी नहीं दी है, सरकार से सवाल ही किया है कि ये क्या तरीका है, ये कैसी सरकार है जो ये कर रही है। जब लोगों के बीच में सरकारी सेक्टर के निजीकरण की बात पहुंची, तो 80% तक सरकारी सेक्टर का निजीकरण हो चुका है, यह बात पहुंची और यह बात सुनकर आम लोगों ने सरकार से सवाल ही किए हैं। जब सरकारी सेक्टर खत्म हो जाएगा तो नौकरियां कहां मिलेंगी, सोचने वाली बात है। और नौकरियां नहीं मिलेंगी तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा, युवा आगे कैसे बढ़ेगा, युवा काम कहां करेगा। सरकारी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां बड़ी संख्या में नौकरियां मिलती हैं और बड़ी संख्या में भी छोटी नौकरियां मिलती हैं, जिसमें समाज के सबसे गरीब, कमजोर, दलित, आदिवासी, ओबीसी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे उन नौकरियों में जाते हैं। लेकिन सरकार ने इन्हीं नौकरियों को खत्म कर दिया है आउटसोर्स अस्थायी व्यवस्था लागू करके। यह बात हम मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंचाने में कामगार क्रांति आंदोलन के जरिए सफल हुए और यही हमारी जो सफलता है वही सरकार को मजबूर करेगी इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए। आंदोलन इसलिए किए जाते हैं कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उनकी जो नाकामियां हैं, वह सरकार को बताई जाए, आम जनता को भी बताई जाए। और जब आम जनता को पता चलती है तो सरकार की बदनामी होती है और उस बदनामी से बचने के लिए सरकार उसमें कुछ सुधार करती है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस आंदोलन के बाद और हमारा जो अभियान भविष्य में भी निरंतर चलने वाला है, उसके दबाव में सरकार इन नौकरियों में कम से कम सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन देने के लिए मजबूर होगी। तो साथियों, ये आंदोलन को खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। हम लोग, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इस आंदोलन को विकसित कर रहे हैं, उनके सामने कई तरीके की चुनौतियां हैं। हम कोई सरकार से अकेले नहीं लड़ रहे थे, ये आपको भी पता होगा, आप जानते हैं। हमें 4 लोगों से संघर्ष करना पड़ रहा है, तब जाकर आउटसोर्स के लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं। 4 लोग कौन?
पहला, कंपनियां वो ठेकेदार जो आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बड़े स्तर पर चोरी कर रहे हैं। तो ठेकेदार कतई नहीं चाहते कि आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट हों और वो अपनी पीड़ा सरकार तक, प्रशासन तक, जनता तक पहुंचाए। तो हमारा पहला जो सबसे ताकतवर दुश्मन है वो है ठेकेदार, और उसके सुपरवाइजर जो गुंडे के रूप में तैनात हैं, वो एक तरीके के गुंडे हैं जो अलग अलग विभागों में 50-50, 100-100 कर्मचारियों के ऊपर उनको तैनात किया गया है। और वो कर्मचारियों को आंदोलनों में आने से रोकने के लिए हर तरीके का प्रयास करते हैं। 22 तारीख के आंदोलन के लिए हमने जितनी बैठकें नहीं की, उससे कई गुना ज्यादा बैठकें ठेकेदारों के सुपरवाइजरों ने अपने कर्मचारियों की और उनसे कहा कि यदि आप आंदोलन में गए तो कल से नौकरी पर मत आना। यह आजाद भारत के सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक तस्वीर है कि लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने के लिए भी एकजुट नहीं होने दिया जा रहा है, यानी हमें गुलाम बना दिया गया है। और ये सब किसको गुलाम बनाया गया है? ये सारे के सारे हिंदुओं को गुलाम बनाया गया है। लेकिन किसी हिंदू का खून नहीं खोल रहा। वो सुपरवाइजर भी हिंदू है जो अपने हिंदू आउटसोर्स कर्मचारियों से कहता है कि अगर तुम वहां गए तो निकाल दिए जाओगे। ये कैसी हिंदू एकता है? दूसरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है सरकार, जिसने ये पॉलिसी बनाई सिर्फ कमजोर वर्ग के लोगों को दबाए रखने के लिए, उनका शोषण करने के लिए। सरकार कतई ही नहीं चाहेगी कि उसने ये जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी के बारे में लोगों को जानकारी मिले, क्योंकि आंदोलन होता है तो आंदोलन के जरिए लोगों तक उस सरकार की खामियों की जानकारी पहुंचती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 22 सितंबर को कामगार क्रांति आंदोलन को कुचलने के लिए, उसके सवालों को दबाने के लिए, उस आंदोलन की आवाज को लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए पुलिस का बड़ा बंदोबस्त किया गया था। पहली बार हमने ऐसा देखा कि नीलम पार्क के आसपास की सारी सड़कें बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उस पुलिस बल को देखकर हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो भोपाल के भी थे वो डरे, भयभीत हुए और कार्यक्रम स्थल पर आने में से डरते रहे। तीसरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कर्मचारियों के बीच में काम करने वाले संगठन। ये वो संगठन है जो वर्षों से कर्मचारियों के बीच में काम कर रहे हैं और इन्हीं संगठनों के रहते हुए सरकारी सेक्टर का 80% निजीकरण हो गया। पंचायतों में, छात्रावासों में, स्कूलों में 2 से 5 हजार में काम कराया जा रहा है तो यही संगठन मौजूद थे और यही संगठन अपने आप को कर्मचारियों का ठेकेदार बताते थे कि हम इनके नेता हैं। और इसलिए इन कर्मचारी संगठनों के साथ से जुड़े हुए जो लोग हैं, इनके प्रभाव में जो लोग हैं, उन्होंने भी 22 सितंबर के आंदोलन को या इससे पहले वाले भी हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए बाकायदा अभियान चलाया, रोकने का काम किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें मालूम है कि यदि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में लोग इकट्ठे हो गए तो बदनामी उन कर्मचारी नेताओं की भी है, कर्मचारी संगठनों की भी है जो अपने आप को कर्मचारियों को ठेकेदार बताते हैं और उनकी ठेकेदारी में ही लोग 2000-5000 में काम करने के लिए मजबूर है। तो ये हमारे आंदोलन के को दबाने के लिए आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को एकता बनने में सबसे बड़ा व्यवधान पैदा करते हैं। और इस सब के बाद भी बड़ी संख्या में हमारे अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन में शामिल होना ये बताता है कि हम लड़ना चाहते हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें किसी भी तरीके की कोई डर और भय नहीं है, हमें कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए आप साथियों, आपकी जानकारी में है कि 2 महीने में 16 जून को हम लोगों ने
बोर्ड ऑफिस चौराहे पर इन्हीं सवालों को लेकर चक्का जाम किया, धरना दिया। और 22 सितंबर को ये हमारे आंदोलन की जो निरंतरता है, इसी निरंतरता ने सरकार को डराया भी है और सरकार को सोचने पर मजबूर भी किया है। सरकार भीड़ से नहीं डरती है, सरकार मुद्दे से डरती है। और मुद्दे से कैसे डरती है, एक उदाहरण के साथ समझिए कि हिंदुस्तान में पुरानी पेंशन बहाली का बड़ा आंदोलन चला। आंदोलन क्या, वो बैठ के करते थे, धरने देते थे, प्रदर्शन करते थे, सभाएं करते थे, रैलियां करते थे। उन्होंने आम जनता के बीच में ओपीएस को मुद्दा बना दिया और ये साबित कर दिया कि एनपीएस जो बीजेपी सरकार ने लागू की है देश में और जो चल रही है वो अन्यायकारी है। उसमें बुढ़ापे में कर्मचारियों को कोई सुरक्षा मिलने वाली नहीं है। ये आम लोगों को पता चल गया और एनपीएस के प्रति लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। तब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो किसी भी कर्मचारी मजदूर संगठन से आज तक उन्होंने बात नहीं की है, कभी मजदूर की बात नहीं करते वो, उन्हें भी एनपीएस का नाम बदलना पड़ा और उसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम करना पड़ा, यूपीएस उसका नाम देना पड़ा। यानी कि एनपीएस इतनी बदनाम हो गई जिससे सरकार को लग रहा था कि हमारे वोटों का नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने एनपीएस में कुछ सुधार किया और यूपीएस उसको के रूप में उसे लागू किया, जिसकी चर्चा आपने सुनी होगी। तो ये होती है मुद्दे में ताकत। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस पर आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार को भी इस मुद्दे पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से आउटसोर्स अस्थायी व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। तो साथियों, मैं पहले ही दिन से एक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और आगे भी मैं इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ूंगा, चलता रहूंगा, चलते रहेंगे। जितने लोग हैं हमारे साथ उनके साथ चलते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हजारों की भीड़ होनी चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमारा ऐसा अपना कुछ वो नहीं है। हमारा मुद्दा सही है, हमारी रणनीति सही है, हमारी दिशा सही है, निश्चित रूप से हमको जीत मिलेगी। और इसीलिए 22 सितंबर को हम लोग श्रम मंत्री जी के यहाँ गए, वहां से फिर फोन आया। हम लोग बहुत जल्दी श्रम मंत्री महोदय से इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा करने वाले हैं और उस चर्चा के बाद कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस बात की गारंटी है कि कोई, क्योंकि मेरा अपना भी ये मानना है कि मैं लंबे आंदोलनों में रहा हूँ, कई आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ, कई आंदोलनों को हमने विकसित भी किया है, खड़ा भी किया है और उनमें हमने बहुत कुछ हासिल भी किया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सरकार कितनी भी असंवेदनशील हो, लेकिन जब उसको ये लगता है कि हाँ ये अन्याय की इंतहा है, तो कुछ न कुछ उसमें सुधार करती है। श्रम मंत्री से आने वाले दिनों में होने वाली हमारी बैठक और मुलाकात हमारे लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित कराने में की दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक साबित होगी और कुछ न कुछ हमारे हित में निर्णय निकलेगा। तो साथियों, लेकिन यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ मैं हमारे अपने ही बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो हम इस मुद्दे पर नहीं चाहते कि कुछ बेहतर हो, चाहे उनके ऊपर कंपनियों का दबाव हो, चाहे वो जो कर्मचारियों के बीच में काम करने वाले संगठन है उनका दबाव हो। वो इस आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। वो ये भूल कर कि ये लड़ाई किसी कोई भी लड़ता है, अगर लड़ाई की दिशा सही है और ये लाखों लाख गरीब परिवारों के लोगों के भविष्य से जुड़ी लड़ाई है, इसके बारे में यदि वो सहयोग नहीं कर सकते तो उनको शांत बैठ जाना चाहिए। अगर वो शांत रहते हैं तो निश्चित रूप से आंदोलनों में शामिल होने वालों लोगों का मनोबल बढ़ता है। मैं एमपीवी का खास करके जिक्र करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ एमपीवी में अन्याय हो रहा है, लेकिन वहां के जो संगठन हैं जो आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में काम करते हैं, वो बीएमएस और राज्य कर्मचारी संघ से जुड़े हुए प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं
लेकिन सरकार की बदनामी न हो इसलिए वो चुप बैठे जाते हैं, और जब हम लोग इस सवाल को उठाते हैं तो वो उसके विरोध में भी खड़े हैं। मेरा उन लोगों से यही कहना है कि सरकार की भक्ति करना बुरी बात नहीं है, करिए, लेकिन अपने साथियों के भविष्य की भी चिंता कीजिए साथ साथ में, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी दम पर आप संगठन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चला रहे हैं। अगर आप उनके भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल उनकी जो बद्दुआएं मिलेंगी वो बद्दुआएं कम से कम लोगों को, आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेंगी। रहा सवाल बीएमएस और राज्य कर्मचारी संघ का, कि ये दो संगठन ऐसे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का सबसे बड़ा नुकसान किया है, सबसे बड़ा नुकसान किया है। मुझे कहने में ये कतई संकोच नहीं है। भारतीय मजदूर संघ जो अपने आप को मजदूरों का, कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन कहता है, लेकिन इसने आज तक कर्मचारियों के आर्थिक सवालों को ईमानदारी से उठाने की कभी कोशिश नहीं की और सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला। उल्टे जो आर्थिक मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं जो लोग, उनको कमजोर करने की, भ्रमित करने की भी कोशिश की है। जब हमारे एमपीवी के कर्मचारियों ने 2 साल पहले हड़ताल की थी तो 1100 लोगों की जो नौकरी निकाली गई थी, उनसे निकाले गए थे, उन्हें निकलवाने में भारतीय मजदूर संघ के लोगों की बड़ी भूमिका थी। उन्हें सूचियां बनाकर दी थी कि ये लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, और फिर भी हमारे लोग भारतीय मजदूर संघ के प्रभाव में रहते हैं। ये चिंता का बात है। राज्य कर्मचारी संघ जो अपने को आपको कर्मचारियों का संगठन कहता है, कल उसने पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए हैं। 8वें नंबर पर आउटसोर्स वालों की मांग भी रखी गई है। यही राज्य कर्मचारी संघ है जिसने आज तक ये अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के सवाल को कभी भी नहीं उठाया, और न सरकार कोई आंदोलन किया, न कभी आपने। उल्टे जो आंदोलन होते हैं, जो एकता बनती है, उस एकता को तोड़ने का इन लोगों ने लगातार काम किया है। और इसीलिए आज देखिए कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के 500 से ज्यादा संगठन बनवा दिए इन लोगों ने, टुकड़े टुकड़े करवा दिए। टुकड़े क्यों करवाए? क्योंकि सरकार को पता है कि कर्मचारी मजदूर जितने ज्यादा टुकड़ों में बटा रहेगा उतना सरकार सहजता के साथ चलती रहेगी, उसे कोई खतरा पैदा नहीं होगा। इसलिए बीएमएस और राज्य कर्मचारी संघ ने छोटे छोटे विभागीय संगठन बनवाकर पूरे कर्मचारी मजदूर की एकता को खंडित कर दिया। तो कर्मचारी मजदूर की जो सामूहिक चेतना थी उसको खत्म कर दिया, और इसीलिए मध्य प्रदेश में कोई बड़ा जुझारू व्यापक मजदूर आंदोलन नहीं हो पा रहा था। हम अपनी टीम के साथ यही प्रयास कर रहे हैं कि जितने जो विभागीय लोग हैं, जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए लोग ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के साथ आकर अपनी बात करें। उन लोगों को नेतागिरी करनी है, हमको इस आर्थिक अन्याय को समाप्त कराना है। यही हम में और उनमें बेसिक अंतर है, और हमें उम्मीद है कि हम आज नहीं तो कल अपने मकसद में लाखों लाख लोगों के साथ न्याय कराने में सफल होंगे। तो साथियों, 22 सितंबर का आंदोलन आप सब लोगों के सहयोग से बहुत प्रभावशाली रहा। सरकार उससे डरी, पुलिस का कड़ा पहरा था, उसके बाद भी हमारे लोग नहीं डरे। बड़ी संख्या में नीलम पार्क में पहुंचे और उन्हें पूरी दमदारी के साथ निडर होकर अपनी बात रखी, अपनी आवाज बुलंद की। अंत में आप सब लोगों से मेरा फिर एक आग्रह है कि आप अपने आप को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखिए। 22 सितंबर के जितने भी खबरें हैं, वीडियो है आप लोगों के पास, उसे अगले 5-7 दिन तक शेयर करते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे, क्योंकि जितने अधिक से अधिक लोगों तक आपकी बात पहुंचती रहेगी उतना सरकार पर भी दबाव बनेगा, सरकार भी डरती रहेगी और आप जीतेंगे। तो साथियों, आज की यही है कि हम लोगों का जो आंदोलन है, हम अपनी बात सरकार तक अलग अलग माध्यमों से पहुंचाते रहेंगे। अंत में पुनः आप सब लोगों को ऐतिहासिक और सफल कामगार क्रांति आंदोलन करने और उसमें सहयोग देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। 1-2 दिन बाद हम आपसे फिर एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जिसे करना
मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि लोग तरह तरह के और सवाल आ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनके जवाब आपको मिलते रहना चाहिए। नमस्कार।